सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विनीत जी ने बताया है कि यह संवाददाता सम्मेलन या प्रेस कॉन्फ्रेंस दो मुद्दों को लेकर के किया गया है। पहला तो आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार की मौजूदगी में सरकारी कार्यक्रम में सरकारी लापरवाही से 11 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और ये मांग करते हैं कि सरकार बिना किसी लापरवाही के, बिना किसी बहानेबाजी के, बिना किसी आनाकानी के इसकी जिम्मेवारी ले और कुछ सवालों का जवाब दे कि जब एक सरकारी कार्यक्रम किया जा रहा था, सरकार के तमाम बड़े अधिकारी और मंत्री वहाँ मौजूद थे, तो इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। प्रश्न ये उठता है कि आप किसी कंपनी को कार्यक्रम की तैयारी के लिए 13 करोड़ का ठेका देते हैं, तो जब नेता के लिए टेंट लग सकता है, नेता के लिए कूलर और एसी लग सकता है, तो जनता के लिए क्यों नहीं लग सकता है? क्या आपको इस बात का पूर्वानुमान नहीं था? कहते हैं कि डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया में हर कोई अपने मोबाइल पे वेदर चेक कर लेता है। क्या मंत्री जी का मोबाइल काम नहीं कर रहा था? उनको आइडिया नहीं था कि देश में गर्मी पड़ती है अप्रैल में, मई में, जून में, और जब गर्मी पड़ती है तो लू चलती है, गर्म हवा चलने से जो है लोगों की तबीयत खराब होती है। जितना क्षमता है उससे ज़्यादा लोग अगर एक जगह इकट्ठा होंगे तो स्वाभाविक रूप से परेशानी आएगी। जनता की बुनियादी बेसिक सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा गया, पानी की व्यवस्था नहीं की गई, उनके लिए छाया का प्रबंध नहीं किया गया, क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान फोटो खिंचाने में रहता है। फोटो फ्रेम बढ़िया बनना चाहिए। आप लोग देखे हैं ना, माननीय प्रधानमंत्री जी एक बड़ा सा कैमरा लेते हैं अपने हाथ में और 5 बड़ा सा कैमरा रहता है उनके पीछे, जो उनका और उनके कैमरे का फोटो खींचता है। देश में लोकतंत्र है कि नहीं है? अगर देश में लोकतंत्र है तो एक चुनी हुई सरकार अगर एक सरकारी कार्यक्रम कर रही है और वहां लोगों को यदि बुलाया गया है, उनके साथ अगर कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेवारी सरकार को लेना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, महाराष्ट्र की यूनिट ने यह सवाल उठाया है कि यह गैर इरादतन हत्या का मामला है। सरकार इसकी जिम्मेवारी ले और उसकी जिम्मेवारी तय करने के लिए देश का सबसे महत्वपूर्ण विपक्ष होने के नाते हम सरकार से ये सवाल उठा रहे हैं कि आप घटना के बाद बहानेबाजी ना करें, इधर उधर की बात ना करें, जिम्मेवारी तय करें, जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें, और सबसे ज़्यादा दोषी तो सरकार खुद है, तो यह दोष को अपने मत्थे ले और इस तरह की कोई भी घटना आने वाले दिनों में ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हमारी मांग है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में आप सब लोगों को सूचित भी किया गया होगा, कि कल आदरणीय राहुल जी ने कर्नाटका की एक सभा में यह मांग उठाई है कि सरकार अगर सचमुच ओबीसी से प्रेम करती है, क्योंकि आप सब जानते हैं पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि विपक्ष मांग रहा था जेपीसी, सारे विपक्षी दलों ने कहा जेपीसी जेपीसी जेपीसी, अचानक से बीजेपी कहना शुरू कर दी ओबीसी ओबीसी ओबीसी। जेपीसी की मांग के सामने अगर ओबीसी की बात बीजेपी लेकर के आई है तो यह जरूरी हो जाता है कि कुछ सवाल सरकार से पूछा जाए। सबसे पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया का दौर है, तो डिजिटल इंडिया में, डिजिटल दौर में सबसे जरूरी चीज है डेटा। अक्सर आप सब लोग सुनते होंगे कि कहा जा रहा है कि डेटा न्यू ऑयल है, जिसके पास डेटा होगा वो दुनिया का लीडिंग पावर होगा। अगर ऐसी स्थिति है तो हमारी सरकार, भारत की सरकार, डेटा को इकट्ठा करने में, डेटा को तैयार करके डेटा देश को बताने में, जारी करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों दिखा रही है? क्या कारण है इसका? आप सब जानते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 2 के दौर में 2011 में जनगणना हुआ और उस जनगणना की जो रिपोर्ट थी उसको तैयार किया गया। वह रिपोर्ट प्रकाशित होती, उसके बाद सरकार चली गई। 2014 में नई सरकार बन करके आई,
तब से लेकर के हम लोग 2023 में हैं, अभी तक कोई डेटा जो है वो जारी नहीं किया गया है। आप सब लोगों को पता है कि 2021 में जनगणना होना था, 2021 में जनगणना नहीं हुआ है। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। डेटा जब इतना इंपॉर्टेंट है, जब हर चीज को गिना जाना जरूरी है, आप स्त्री गिनते हैं, पुरुष गिनते हैं, शिशु गिनते हैं, पशु गिनते हैं, तो फिर जाति गिनने में क्या दिक्कत है? और हम इसमें कुछ और तो नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि देश में हर 10 साल में जो सामाजिक, आर्थिक और जातीय आधार पर जो जनगणना होता है, उसका रिपोर्ट जो है आप जारी कीजिए। जो जनगणना 2021 में होना था, 2023 हो रहा है, तो आप उस जनगणना की कार्रवाई को शुरू कीजिए, क्योंकि हर 10 साल में जनगणना होना है। और ऐसा तो है नहीं कि आज जनगणना शुरू हुआ है। आप सब जानते हैं कि इस देश में लगभग 150 साल से जनगणना हो रहा है, 150 साल से। और हम गिनते क्यों हैं? हमको संख्या को गिनने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका सीधा सा जवाब है, आपके घर में जितने सदस्य होते हैं उतना ही खाना बनाते हैं ना। घर में अगर आप कोई दावत देते हैं तो जितना गेस्ट आपको एक्सपेक्टेड होता है उतना ही जो है आप भोज में खाना बनवाते हैं। जब आपके पास संख्या ही नहीं होगी तो किस आधार पे आप नीति का निर्माण करेंगे? कैसे जो है आप नीति का निर्धारण करेंगे? संख्या होना जरूरी है। और संख्या के मामले में आप सब लोगों को पता है, ना सरकार इस बात को बताने में इंटरेस्टेड है कि अदानी जी की सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया, ना सरकार इस बात को बताने में इंटरेस्टेड है कि इस देश की वास्तविक संख्या क्या है। आप अगर प्रधानमंत्री जी की रैली को भी ध्यान से सुनेंगे तो कुछ दिन पहले कह रहे थे 135 करोड़, 135 करोड़, आजकल कहते हैं 140 करोड़। तो 135 करोड़ से 140 करोड़ हम कैसे हो गए हैं? क्या सचमुच 140 करोड़ हुए हैं कि 139 करोड़ ही हो रहे हैं? ये आंकड़ा तो सरकार को इकट्ठा करना चाहिए, सरकार को ये आंकड़ा जारी करना चाहिए। और जब गिन ही रहे हैं, पेड़ गिन लेते हैं, पशु गिन लेते हैं, शिशु गिन लेते हैं, तो जाति भी गिन लीजिए। आज देश को आखिर पता तो चले कि किस वर्ग के लोगों की वास्तविक हालत क्या है। यह भी तो हो सकता है ना। सरकार ने ही किया है कि इस देश में 10% ईडब्ल्यूएस के आधार पर रिजर्वेशन दिया है, और कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका समर्थन किया कि अगर आपके पास ये आंकड़ा है कि जनरल कैटेगरी के लोग भी गरीब हैं, अगर आप उनको मदद देना चाहते हैं तो मदद दीजिए। सरकार यह भी डेटा इकट्ठा करती है कि गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग रह रहे हैं, इसके आधार पे आप बीपीएल कार्ड जारी करते हैं, इसके आधार पे आप उनको खाद्यान्न सुरक्षा देते हैं, इसके आधार पे आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर बना करके देते हैं। तो किसी भी सरकार के लिए आंकड़ा का होना जरूरी है। प्रश्न ये है कि आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है? और आप सबने देखा कि किस चालाकी से यह काम की जाती है। राहुल जी ने चोर को चोर कहा। अब बताइए, चौ को चौ नहीं कहेंगे तो 100 कहेंगे? चोर को चोर ही तो कहा था। तो इन्होंने कह दिया कि ओबीसी का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में जाकर के कहते हैं कि मैं ओबीसी से आता हूं। अरे तो आप ओबीसी से आते हैं तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि ओबीसी देश का प्रधानमंत्री बना है। यह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि अब सरकारी विभाग में कोई भी पोस्ट जो है वो खाली नहीं होगा। जितना विभाग में रिक्तियां हैं, सारी रिक्तियां भर दी जाएगी। लेकिन रिक्तियां भरने से पहले यह जानकारी तो हो कि इस देश में लोगों की वास्तविक हालत क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी जातीय स्थिति क्या है। जात के आधार पर राजनीति करेंगे, जात के आधार पर वोट लेंगे, जात के आधार पर विपक्ष को घेरने का प्रयास करेंगे, लेकिन जाति की संख्या क्या है यह बताने की बात नहीं कर रहे हैं। और हम गिनने की ही बात कर रहे हैं ना। गिनने में क्या तकलीफ है? कहते हैं कि किसी भी राज्य का निर्माण कैसे होता है? 3 चीजों से होता है, संख्या, जमीन और संप्रभुता। तो संख्या तो पता होना चाहिए ना कि भारतीय राज्य की सीमाओं के भीतर कितने भारतीय रहते हैं, उनकी वास्तविक हालत क्या है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो। आज तो कोई भी ये नहीं कह सकता है ना कि रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। आज तो सबको रिजर्वेशन मिल रहा है। आज तो जनरल कैटेगरी को भी रिजर्वेशन मिल रहा है, ओबीसी को भी मिल रहा है, एससी को भी मिल रहा है और एसटी को भी मिल रहा है। और ये रिजर्वेशन तो बीजेपी नहीं दिया है। तो बीजेपी को यह बात स्पष्ट करना चाहिए।
और आरएसएस के प्रमुख का कई बार आप लोग बयान सुन चुके होंगे कि वो कहते हैं कि हम रिव्यू करना चाहते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी का हम रिव्यू करना चाहते हैं। तो बिना डेटा का आप रिव्यू कैसे करेंगे? जब आपके पास आंकड़ा ही नहीं होगा तो आप क्या रिव्यू करना चाहते हैं? इसका मतलब यह है कि बीजेपी असल चाहती है कि गुड़ खाएं गुलगुल्ला से परहेज। मतलब एक वर्ग को कह दें कि नहीं नहीं, गिनने की क्या जरूरत है, इससे समाज जो है उसमें जात पात फैलेगा, समाज में जातिवाद बढ़ेगा। अगर ओबीसी बोलने से समाज में जात पात फैलता है तो प्रधानमंत्री अपनी रैली में जाकर के ये क्यों कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं? विपक्ष जब जेपीसी की मांग करता है, जब राहुल जी चोर को चोर कहते हैं, तो सरकार क्यों कहती है कि आप ओबीसी का अपमान कर रहे हैं? अगर यह शब्द बोलने से, यह शब्द कहने से, इसको गिनने से समाज में जात पात फैलता है तो बीजेपी इसके आधार पर राजनीति क्यों करती है? बीजेपी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। बीजेपी को देश की जनता को जाकर के बताना चाहिए कि आप जनगणना कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते हैं। और आप जनगणना कराना चाहते हैं तो जनगणना कराइए, जैसे बिहार में हो रहा है। अगर आप नहीं कराना चाहते हैं तो वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताइए कि हमको देश के लोगों को गिनने की जरूरत नहीं है, सरकार को लोगों को गिनने की जरूरत नहीं है। उनका दोस्त जो है ना, वो डेटा इकट्ठा कर रहा है, जिसके आधार पे जो है वो चुनाव की नीति बना लेंगे। लेकिन सवाल यहां सरकार की नीति निर्धारण का है। कितने लोग किस घर में रहेंगे उसी के आधार पे आप कमरा बनवाएंगे ना। एक जो है बेडरूम बनवाएंगे, बच्चा हो गया है 2 तो एक जो है चिल्ड्रन रूम बनवाएंगे, गेस्ट आते हैं तो एक गेस्ट रूम बनवाएंगे। किसी भी नीति का निर्माण आप डेटा के आधार पे करेंगे। सरकार डेटा जारी नहीं करना चाहती है और यह सवाल राहुल जी ने उठाया है, जो आज के लिए बहुत जरूरी सवाल है। और अगर आपको प्रेम है, जो आप दावा करते हैं और अपनी रैलियों में जाकर के बताते हैं, तो देश को बताइए कि देश में जाति के आधार पर लोगों की वास्तविक स्थिति क्या है। लोगों को बताइए कि आर्थिक आधार पर लोगों की स्थिति क्या है, सामाजिक आधार पर लोगों की स्थिति क्या है। इसका डेटा इकट्ठा कीजिए, जनगणना करवाइए, उस डेटा को जारी कीजिए, तब जाकर के पता चलेगा ना कि दुनिया में डंका बज रहा है जिस देश का, उस देश की असली हालत क्या है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से यह मांग करते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है। उस चिट्ठी में यह जिक्र किया है कि हम दोनों सदन में इस बात को उठाए हैं कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसकी रिपोर्ट को आप जारी कीजिए। 2021 में जो जनगणना होना था उस जनगणना को अविलंब शुरू कीजिए। और जब एक काम हो रहा है, एक पंथ दुई काज हो जाए, जब गिन ही रहे हैं तो सब आधार पे गिन लीजिए। जब हर आधार पे समाज में लोग रह रहे हैं तो हर आधार पे लोगों को गिन लीजिए। और सरकार के पास डेटा होना जरूरी है। सरकार अगर कहती है कि देश में खुशहाली है, देश में खुशहाली आई है, लोगों के बीच में प्रॉस्पेरिटी फैला है, तो यह बताने में क्या दिक्कत है कि देश में जो है कितने बेरोजगार हैं। आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि सरकार ने सर्वे कराना बंद कर दिया है। सरकार के पास बेरोजगारों का कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि सरकार रोजगार देने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। इसीलिए जो है बेरोजगारों को गिनने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से यह स्पष्ट और सीधा मांग है, अविलंब जनगणना करवाई जाए और जनगणना तीनों आधार पे, जिस तरीके से 2011 में हुआ था, सामाजिक, आर्थिक और जातीय आधार पर, तीनों आधार पर जनगणना हो। अगर बिहार सरकार जाति की जनगणना करवा सकती है तो देश की सरकार भी करवा सकती है। और यह देश के लोगों का संवैधानिक बुनियादी अधिकार है कि उनको पता चले कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। आप लोग बड़े धैर्य से हमको सुने, आपके जो प्रश्न होगा उसका भी हम धैर्य से जवाब देने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। क्वेश्चंस प्लीज। राहुल गांधी ने कन्हैया कहा है कि 50% का जो आरक्षण का जो सीमा है उसे हटा देनी चाहिए, तो क्या मान लिया जाए कि आने वाला जो चुनाव होगा कांग्रेस ओबीसी के ही सहारे अपनी चुनावी रणनीति पार करेगी? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि इस देश में सभी वर्ग को रिजर्वेशन मिल रहा है, जनरल को भी मिल रहा है, ओबीसी को भी मिल रहा है, एससी को भी मिल रहा है, एसटी को भी मिल रहा है। तो इस देश के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनका हर जगह भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। और ये बात जो है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी है। आप इसको सिंपली जो है एक बैलगाड़ी के उदाहरण से समझ सकते हैं। 2 बैल एक बैलगाड़ी खींचता है,
एक बैल अगर बायां चले और दूसरा बैल दायां चले तो गाड़ी तो आगे नहीं बढ़ेगी। समाज में अगर आप संतुलन चाहते हैं तो जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। अभी तो हम सामाजिक, आर्थिक और जातीय आधार पर गणना की बात कर रहे हैं। 50% महिला भी तो है। कब तक जो है हम लोग इस बात को दबाते रहेंगे? आधी आबादी को कब तक जो है उनके हक से हम लोग महरूम करके रखेंगे? ये जो सवाल है इसको आप एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के खिलाफ किया जाने वाला किसी कार्य के रूप में मत देखिए। इसको आप ऐसे देखिए कि किसी भी राज्य के लिए उस राज्य के भीतर रहने वाले जो लोग हैं उनकी वास्तविक स्थिति का पता होना चाहिए। ये सीधी सी बात है। राहुल गांधी जी ने कहा है, वो राहुल गांधी जी नहीं आज कह रहे हैं। आप जानते हैं कि इस देश में 30-40 साल से यह बात कही जा रही है। मेरे ख्याल से आप उत्तर प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश में जो है एक बड़े नेता हुए मान्यवर कांशीराम जी, उन्होंने यह नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और डेमोक्रेसी में और हम कह क्या रहे हैं? क्या कहती है बीजेपी? बीजेपी तो बार बार बहुसंख्यक 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 ही बोलती है ना। किस आधार पे बोलती है? क्योंकि इस देश में गणना हुआ है, गिनती से हमको पता चला है। योगी जी इसी आधार पे 80-20 कर रहे हैं ना, क्योंकि वो गणना हुआ है। आप यह बात बोल रहे हैं। और अगर ऐसा होता है कि जिसकी जितनी संख्या है तो किसी के साथ जो है यह अन्याय नहीं है। अरे मेरी संख्या 5 है तो हमारा 5% होगा, जिसकी संख्या 20 है उसका 20% होगा, महिला की संख्या 50 है तो उसका 50% होना चाहिए। तो राहुल जी ने इस आधार पर यह कहा है कि अगर आप लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो लोगों को उनकी संख्या के अनुपात में आपको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। और ऐसा जो है राहुल जी सिर्फ बोल नहीं रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिए गए हाल के दिनों में कुछ फैसले की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछली 2 महत्वपूर्ण जो है कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हुआ, एक उदयपुर का चिंतन शिविर और दूसरा रायपुर का महाधिवेशन। दोनों ही जगह यह बात कही गई कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हर 5वां नौजवान दुनिया का भारतीय है। तो आप अगर कोई नीति बना रहे हैं तो आप युवाओं को नजरअंदाज करके नहीं बनाएंगे। इसीलिए 50 अंडर 50 का पॉलिसी लेकर के आया गया है। इसको सिर्फ आप कास्ट के फ्रेमवर्क में मत देखिए, इसमें जाति भी है, वर्ग भी है, लिंग भी है, आमदनी भी है और हर तरह के पहचान। अब मान लीजिए, क्या साउथ के राज्य ने यह मांग करना नहीं शुरू किया है कि हम सेंटर को जितना टैक्स देते हैं बदले में हमको उतना रिटर्न नहीं मिलता है? ऑलरेडी ये मांग वहां के राज्य कर रहे हैं। तो हमारा सिंपल और सीधी सी बात है कि सरकार को आंकड़ा इकट्ठा करना चाहिए, सरकार के पास आंकड़ा होना चाहिए, ताकि सरकार जब नीति निर्माण करे तो उसको नीति निर्माण करने में सुविधा होगी। और आप जानते हैं भारतीय सांख्यिकी आयोग आजकल उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। ना इकोनॉमिक सर्वे करा रहे हैं, ना अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, ना जनगणना करवा रहे हैं, ना जो है उनकी संख्या जारी कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल स्लोगन में यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, देश आगे बढ़ रहा है। कितना आगे बढ़ा है? ऐसे नहीं हो सकता है ना। आपको हम बोले कि भैया केला लेते आइएगा तो आप पूछेंगे ना कि कितना, आधा दर्जन की 1 दर्जन, तो जितना हमको जरूरत होगा उस हिसाब से बोलेंगे। डेटा को लेकर के इतनी रिलक्टेंसी, इतनी हिचकिचाहट सरकार के मन में क्यों है? तो राहुल जी ने यह प्रश्न सीधा सीधा उठाया है कि एक तो हमने 2011 में जनगणना कराया था, तीनों आधार पे कराया था। अगर आपको प्रेम है तो पहले तो आप 2011 का ही डेटा रिलीज कर दीजिए। दूसरा, हर 10 साल में जो जनगणना होनी है उसको कराइए। ऑलरेडी 2 साल लेट हो गया है। और जब करा ही रहे हैं तो एक ही खर्चा में हो जाएगा। जैसे आपके घर पे आएंगे गिनने के लिए आपको, तो आपको भी गिन लेंगे, आपकी घर की महिला को भी गिन लेंगे, बच्चा को भी गिन लेंगे, और आप कौन जाति के हैं ये भी गिन लेंगे। आपके घर में कितना सिलेंडर है, आपका रूम कितना है, आप कौन सा गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, आपकी इकोनॉमिक हालत क्या है, इसको भी गिन लेंगे। जितना हमारे पास जो है वेरिएशन ऑफ डाटा रहेगा, डेटा रहेगा, बिहारी आदमी इसलिए डाटा बोल देते हैं कभी कभी, जितना हमारे पास डेटा रहेगा उतना आसानी होगी हमको पॉलिसी बनाने में। तो अननेसेसरी जो है ना, इसमें कोई पॉलिटिकल मीनिंग नहीं ढूंढना चाहिए। ये राज्य की जिम्मेवारी है और जनता का अधिकार है। उसके बाद आजादी के बाद
मोदी जी की भी। हाँ हाँ बोलिए ना भाई, घबराइए नहीं, बोलिए। मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे तब वो ओबीसी नहीं थे, कुछ दिन जब रह लिए तब हो गए। ठीक बात है, पूछिए। क्यों नहीं सफल होगा? इसको इस आज के समय में डिजिटल दौर में क्या क्या चीज का जनगणना हो जाता है सर। आप अपने मोबाइल के सामने बोलिएगा जूता, और उसके बाद प्रचार आना शुरू हो जाएगा 2 मिनट के बाद। एआई के इस दौर में किसी चीज को क्लासिफाई करना, डेटा को इकट्ठा करना, इसका इतना मुश्किल काम तो नहीं है। यही तो हमने कहा महाराष्ट्र के मामले में भी। अरे गृह मंत्री मोबाइल पे ही देख लेते कि आज का वेदर क्या है। अगर हीट वेव आने की संभावना है तो कार्यक्रम दोपहर की वजह शाम को हो जाता। आज जो आप जटिलता का प्रश्न उठा रहे हैं ना, उस जटिलता को टेक्नोलॉजी ने रिजॉल्व कर दिया है। अब आप किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में चले जाइए, सारा डेटा है उनके पास। किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी के पास चले जाइए, सारा डेटा है उनके पास। आपकी जो उम्र है ना, उसी के हिसाब से जो है आपको ऐड आएगा, और आप जो देखेंगे उसी के हिसाब से आपको वीडियो भी आएगा। आज के डेट में ये सब कोई मुश्किल काम नहीं है। सरकार अगर चाहेगी डेटा इकट्ठा करना, तो जो जनगणना होगा उस जनगणना में जो लोग पूछने के लिए जाएंगे घर घर, वो सब सवाल पूछ लेंगे कि आप किस तरह के राजपूत हैं, किस तरह के ब्राह्मण हैं, किस तरह के यादव हैं। 3, 13, सवा लाख, 13 लाख, कुछ ऐसा है ना। इतने प्रकार के ब्राह्मण हैं, कितने प्रकार के भूमिहार हैं, कितने प्रकार के राजपूत हैं, कितने प्रकार के यादव हैं, सब गिना जा सकता है सर। और हम क्यों ये बात उठा रहे हैं? हम इसलिए बात उठा रहे हैं कि देश के पास, सरकार के पास देश के लोगों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप देश में इंटरेस्टेड हैं तो, अगर आप देश का नाम लेकर के दोस्त में इंटरेस्टेड हैं तो वो अलग बात है कि देश जो है उसकी स्थिति ये हुई कि 50% लोगों की 40% आमदनी घट गई, और प्रधानमंत्री जी के दोस्त की जो है आमदनी बढ़ गई। वो दुनिया के दूसरे तीसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बन गए। अगर सिर्फ इसी डेटा से मतलब है तो अलग बात है। अगर देश के 140 करोड़ लोगों के बारे में डेटा इकट्ठा करना है, उसका डिटेल जानना है, ताकि उनके लिए कुछ अच्छा किया जा सके। हो सकता है कि आप जिसको इंदिरा आवास दे रहे हैं उसको इंदिरा आवास की जरूरत ही ना हो, जिसको जरूरत है आप उसको नहीं दे रहे हैं, उसको नहीं गिन रहे हैं। तो ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये असल में सबका साथ सबका विकास है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि राम मंदिर बन रहा है, लोग राम मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे, वो एक बात है। हम कह रहे हैं कि गिन लीजिए लोगों को। सरकार अगर चाहेगी तो वहां भी एक स्टॉल लगा देगी, वहां भी गिन लेगी लोगों को। और लोग खूब बताते हैं, खूब बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि हम फलाने जाति से हैं। कहां कोई छुपाता है? आज के डेट में हर कोई गर्व से बता रहा है, हर कोई जो है जाति प्रमाण पत्र बनवा रहा है। क्योंकि आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसका दौर चला गया। जब 10% ईडब्ल्यूसी रिजर्वेशन नहीं था तब यह सारा बहस किया जाता था। आज के डेट में कौन नहीं है इस कैटेगरी में, मुझे बता दीजिए। तो सबको मिल गया है, तो अब यह बहस ही समाप्त हो गया है। हम उससे आगे की बात कर रहे हैं। अगर आप दुनिया को देखेंगे, पूरी दुनिया में जिस तरह से स्थिति पैदा हो रही है, हर राज्य चाहती है कि उसके लोगों का आंकड़ा उसके पास हो, कितने तरह के लोग रह रहे हैं। अभी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि डेटा होना क्यों जरूरी है। कोविड हुआ, कोविड के दौरान आपने देखा कि मजदूरों की क्या हालत हुई। लोग जो है, मैं बिहार से आता हूं, गुड़गांव से जो है साइकिल चला करके लोग गए, पैदल गए, ट्रेन की पटरी पे चलते हुए लोगों की जान चली गई। किसी भी सरकार के पास ये डेटा नहीं था कि उसके राज्य के कितने मजदूर दूसरे राज्य में जाकर के काम करते हैं। किसी भी राज्य के पास ये आंकड़ा नहीं था। अगर ये होता
तो आपको नहीं लगता है कि इस पेंडेमिक के सिचुएशन में वहां लोगों को रेस्क्यू करना, वहां से लोगों को निकाल करके अपने घरों तक पहुंचाना आसान होता? मैं जो बात कह रहा हूं उसमें खाली विपक्ष की राजनीति नहीं है। भारतीय राज्य को हम और कैसे मजबूत बना सकते हैं और कैसे बेहतर बना सकते हैं, यह कामना है। और इसको इस रूप में मत देखिए कि वो जो है भाजपा धर्म की राजनीति करती है तो हम जाति की राजनीति करते हैं। नहीं नहीं, दोनों पे उन्हीं का पेटेंट है। धर्म पे भी वही कर रहे हैं और जात पे भी वही कर रहे हैं। वही जो है भाषण में जाकर के शमशान कब्रिस्तान भी करने लगते हैं और वही जो है अपने आप को ओबीसी भी बोलने लगते हैं। ये हमारा काम नहीं है। हम राज्य के बतौर क्या जरूरी है नीति निर्माण के लिए उसकी बात कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ऐसा समझती है कि राज्य के पास आंकड़ा होना चाहिए। आप जानते हैं कि सरकार आज जो है पीठ थपथपा रही है आधार को लेकर के। आधार की शुरुआत यूपीए के दौरान की गई और आधार जो है आज हर जगह मैंडेटरी कर दिया गया है। किसी भी राज्य के लिए, अमेरिका हो, लंदन हो, यूरोप हो, कहीं की भी बात कर लीजिए, सरकार के पास आंकड़ा होना चाहिए। अब जात इंग्लैंड में तो होता नहीं है, जात होता यूपी, बिहार, भारत में है, तो जात यहीं गिनिएगा ना। जहां जो होगा वहां पे गिनेंगे। और जहां तक भागीदारी का सवाल है, आप जानते हैं कि इस देश में फिजिकल एबिलिटी के आधार पे भी जो है रिजर्वेशन दिया जाता है। अब जो है इकोनॉमिक आधार पे भी दिया जाने लगा है, जाति के आधार पे भी दिया जाता है, क्षेत्र के आधार पे भी होता है। हर तरह की जो है भागीदारी दी गई है ना, जिसको कहा गया है एफर्मेटिव एक्शन। एफर्मेटिव एक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आपका मोटरसाइकिल जो है वो 1 लीटर में 50 किलोमीटर का एवरेज देता है तो आपका पंक्चर नहीं कर देना है टायर। जिसका 10 ही एवरेज दे रहा है ना, उसमें कार्बोरेटर बढ़िया लगा देना है कि थोड़ा एवरेज बढ़ जाए। यह होता है एफर्मेटिव एक्शन। इसको इस तरह से ना पिच किया जाए कि एक के खिलाफ हम दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं। धर्म और जाति को एक दूसरे के खिलाफ पिट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक बात बताइए, इस देश में कौन सा ऐसा धर्म है जिसकी जाति नहीं है? बताइए। अगर क्रिश्चियनिटी में कास्ट होता तो इंग्लैंड में भी कास्ट होता ना, खाली भारत में है। अगर इस्लाम में कास्ट होता तो सऊदी अरबिया में भी कास्ट होता, भारत में है। इस देश में अगर कोई पैदा हुआ है तो उसका कोई धर्म भी होगा और उसकी कोई जाति भी होगी। ये अलग अलग बात नहीं है, इसको अलग अलग मत कीजिए। ये योगी जी की चालाकी है 80-20। जी नहीं, राजनीति कहां कर रहे हैं, संख्या पूछ रहे हैं। अब एक बताइए, हम कहेंगे कि महिला को 50% आप भागीदारी मिलनी चाहिए। नहीं, अरे महिला हैं आप, तो आप ही की बात करेंगे। नहीं, महिला पे भी बात करेंगे, क्यों नहीं करें? हम तो सबको गिनने की बात कर रहे हैं ना। अब एक बात बताइए, हम कहेंगे कि 50% आबादी है महिलाओं की, मान के चलते हैं, तो महिलाओं की 50% आबादी है, उसको भागीदारी मिलनी चाहिए। तो इसमें राजनीति क्या है? अगर हम 1947 से पहले अंग्रेज के खिलाफ लड़ करके आजादी मांग रहे थे तो ये राजनीति थी, हक नहीं था। अगर राजनीति से ही हर चश्मे को देखा जाएगा तो फिर सब कुछ राजनीति है। फिर प्रधानमंत्री का यह कहना कि मैं ओबीसी हूं, ये जाति की राजनीति है कि नहीं है? या भाजपा के नेताओं का यह कहना कि हम अमुक धर्म से हैं, वो धर्म की राजनीति है कि नहीं है? हम कह रहे हैं सिंपल कि राज्य के तौर पर आपके देश के भीतर रह रहे लोगों की संख्या आपको मालूम होना चाहिए। और इस देश में जब आप संख्या को गिनेंगे तो सिर्फ नंबर नहीं है, जैसे आप सिर्फ मौसमी नहीं हैं, आपका कोई धर्म भी है, आपकी कोई जाति भी है और आपका कोई वर्ग भी है। आप जहां रहते हैं तो अपने सैलरी के आधार पर ही रहते होंगे ना। अगर आपका हाईएस्ट सैलरी है तो बसंत विहार में रहिएगा, अगर हाईएस्ट सैलरी नहीं है तो यमुना पार रहिएगा। इसके बारे में सरकार के पास आंकड़ा हो, इसमें क्या दिक्कत है? और कांग्रेस इसको ऑलरेडी की है। हम बस कह रहे हैं कि अगर आपको इतना प्रेम उबाल मार रहा है ना तो थोड़ा बता दीजिए देश को, थोड़ा मालूम हो, बस इतनी सी बात है। देखिए, मुझे नहीं लगता है क्या कि आप जो है गलत व्यक्ति से सही सवाल पूछ रहे हैं। अब गलत व्यक्ति हम इसलिए कह रहे हैं कि ये सवाल बेसिकली आपको जय शाह के पिताजी से पूछना चाहिए। सिंपल एक लाइन में पूछना चाहिए कि आप देश के गृह मंत्री हैं, मामला लॉ एंड ऑर्डर का है। अगर उमेश पाल की हत्या पुलिस की मौजूदगी में हुई
या अतीक की हत्या पुलिस की मौजूदगी में हुई। तो सवाल तो पुलिस पे भी है ना, पुलिस पे ही है। और देश के गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछा जाना चाहिए, और गृह मंत्री से तो खास करके यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपको तरीपार कर दिया गया था, कानून का राज था, आपकी तरीपारी समाप्त हो गई, आप चुनाव लड़े, आप जीते, देश के गृह मंत्री बने और आधुनिक चाणक्य मिला देश को। तो ये कानून के राज से ही संभव हुआ ना। मुझे लगता है कि सही व्यक्ति से सही सवाल, जब मौका मिले, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। हम अभी जाति पे बात करने के लिए आए हैं, जनगणना पे बात करने के लिए आए हैं, सामाजिक आर्थिक जातीय स्थिति क्या है देश के लोगों की, उस पे बात करने के लिए आए हैं। एकदम आप सवाल पूछते रहिए, हमारी सीरियसनेस बनी रहेगी। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कीजिए। जैसे जब हम ओल्ड पेंशन स्कीम पे बोले थे ना, तो वैसे ही सवाल आ रहा था। तो तीनों राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गया। लगातार पूछिए। देखिए, मीडिया का काम है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उसके ऊपर दबाव बना करके रखना। यह सवाल पूछते रहिए, और जब हो जाएगा तो फिर से वाह वाह। अब ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कहेंगे ना, लेकिन मैंने जो आपको कहा है वो आप भी समझ रहे हैं। हम पीएचडी किए हैं ना सर, इसलिए मेरा डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी जी, पूछिए पूछिए पूछिए। सर एक बात तो ये कि आप बिल्कुल पूछिए सर, आपका हक है कि आप सवाल पूछें और हम जितना भी दे सकें आपको जवाब दें। एक तो ऐसा नहीं है कि आज कर रहे हैं, अगर आप मेरे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे ना, बाकी और किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, तो 31 तारीख को सूरत में जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए गए थे तो इस सवाल को उठाया था। राहुल जी भी बोल रहे हैं, इससे पहले कैप्टन अजय ने यहीं से जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और हम ये कह रहे हैं कि 2011 में जो है हमने ये सर्वे कराया, ये सर्वे है, हमने ये सर्वे कराया, जनगणना एक प्रकार का सर्वे है, हमने ये सर्वे कराया और रिपोर्ट तैयार होते होते हमारी सरकार चली गई, ठीक है। फिर ड्यू डेट जो था वो 2021 था, तो 2021 में सरकार ने कहा कि कोविड के चलते हम नहीं करा रहे हैं। अब देखिए, अच्छा आपको सर मैं चिट्ठी दे देता हूं खड़गे जी का। देखिए, हमने ये सवाल उठाया है, ठीक है, और ये सवाल पर हम कोई जो है ना इफ बट नहीं कर रहे हैं, सीधा सा बात है। अगर हमको नहीं कराना होता तो 2011 में ही नहीं कराते, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, विपक्षी एकता पे एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। मैडम कुछ पूछ रहे हैं। नहीं, सिर्फ विपक्षी एकता की बात नहीं है, ये देश की एकता की बात है। हम तो चाहते हैं कि भाजपा भी इसमें हमारे साथ आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है भाजपा के प्रवक्ता बताएं
कि वो देश के लोगों को गिनना चाहते हैं कि नहीं गिनना चाहते हैं। हम विपक्ष सिर्फ कोई यूनाइट नहीं करना चाहते हैं। 140 करोड़ जैसा कि प्रधानमंत्री अपनी रैली में बोलते हैं, तो हम एग्जैक्टली जानना चाहते हैं कि हम 140 करोड़ हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि देश की एकता बने, सिर्फ विपक्षी एकता क्यों, भाजपा भी इसमें शामिल हो और अपना स्टैंड जो है वो देश के सामने क्लियर करे कि वो जनगणना कराना चाहती है कि नहीं कराना चाहती है। अगर कराना चाहती है तो सामाजिक, आर्थिक और जातीय आधार पर लोगों को गिनेगी कि नहीं गिनेगी। एक लाइन में जब आप स्त्री गिन सकते हैं, पुरुष गिन सकते हैं, पशु गिन सकते हैं, शिशु गिन सकते हैं, तो ओबीसी क्यों नहीं गिन सकते।